गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 7 है जिसका शीर्षक है अपना हाथ जगन्नाथ। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। जैसा कि प्रेमचंद ने इसमें एक उक्ति लिखा है कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने का। चाहे उम्र छोटा हो या बड़ा हो, उद्देश्य जीवन का आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि इस कहानी में दो भाइयों के बारे में बताई गई है कि बच्चे जो कुछ होते हैं वह प्रारंभिक दौर से ही जवाबदेह होते हैं। रमन अपने भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया। उसे गांव की याद आ रही थी। शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसके भैया कचहरी से 5 बजे घर लौटते थे। कहकर गए थे कि कुछ काम हो तो फ़ोन कर लेना, खाना पका रहा है, पानी भरा रखा है। पर रमन मन में ही कुछ नहीं खाया न पिया। अकेलापन उसे काट रहा था। उसे गांव की काफ़ी याद आ रही थी। रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था कि बाबूजी मुझे शहर क्यों भेज दिया। उन्होंने जिद करके विवेक के पास भेजा कि तुम भी विवेक भैया के जैसा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना। शहर के स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी बन जाएगी। बड़े भैया 2 साल से वहाँ कचहरी में वकालत कर रहे हैं, उन्हीं के पास तुम रह के पढ़ लो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। एकाएक रमन को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया क्योंकि उसकी माँ बोली थी, बेटा भैया की तरह ही पढ़ लिख कर तुम भी बड़ा आदमी बनोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। भैया की बात सुनना, उसका ख्याल आना उसे बार बार अच्छा लगता था। बात बहुत ज़रूरी था इसे समझना, लेकिन जब उसे अपनी माँ के कही हुई बातों का याद आया तब वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जब भैया के कमरे को देखा तो उसे लगा कि माँ बार बार हमें कह के भेजी है कि भैया के जैसा बनोगे, अच्छा आदमी बनोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मैं तो देख रहा हूँ कि भैया के कमरे का सारा सामान यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। उनका ना तो बर्तन ढंग से रखा है, ना कपड़े ढंग से रखे हैं, ना बिछावन ढंग से रखे हैं। ये सब बातों को वह बहुत अच्छी तरह से गौर किया। देखा कि भैया के इतने गंदे कपड़े पड़े हैं, टीवी पर धूल की सतह पड़ी हुई है। जब वह अपनी माँ की बातों को रो धो कर समझ लिया तब उसने सोचा कि माँ मुझे याद दिलाई थी कि भैया के तरह ही तू समझदार बनना। तो रोने से तो अब काम नहीं चलेगा। थोड़ा देर बाद उसने अपनी मन को सांत्वना दिया और रमन सबसे पहले घर की सफाई में हाथ लगाया, टीवी को स्टार्ट कर दिया। उसको अच्छी तरह से पहले झाड़ पोंछ किया, फिर स्टार्ट करके अपनी बातों को भुला दिया और घर के जितने भी कपड़े थे, बर्तन थे, उसको यथावत उन्होंने रखने का प्रयास किया। इस कदर उसने सफाई किया कि लग रहा था वह बहुत समझदार लड़का है। आखिर उसके पीछे क्या कारण था? रमन सोच रहा था कि जब माँ मुझे शहर भेज दी है, घर से दूर चला आया हूँ, तो रोने से तो कुछ काम नहीं चलेगा। देखिए बच्चे में कितनी समझदारी होती है, कोई बच्चे कितने समझदार होते हैं। उसे लगा कि माँ तो मुझे यह कह के भेजी है कि शहर की ज़िंदगी अच्छी होती है, शहर के स्कूल अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे तो अपने भैया का कमरा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए इस शीर्षक में नाम दिया गया है अपना हाथ जगन्नाथ। यानी जब व्यक्ति अपने से कोई कार्य करने में सक्षम होता है तो उसका फल जो होता है उससे ज़्यादा लाभदायक दिखता है।
जैसा कि रमन के साथ हुआ। रमन कितना समझदार लड़का था। उसके भैया के पास समय नहीं था। वह कचहरी जाते थे, शाम में लौटते थे, अपने काम में लगे रहते थे। घर की साफ सफाई का वो उतना ख्याल नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था। वो काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। अगर दूसरा भाई होता तो वह भी यूं ही गंदे कमरे को छोड़ देता, गंदे कपड़े को छोड़ देता, बर्तन को छोड़ देता। लेकिन रमन बहुत समझदार लड़का था। उसके दिमाग में यह बात आ गई कि माँ मुझे भैया के पास अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है और भैया के पास तो समय नहीं है। इसलिए उसने सारी जवाबदेही को अपने मत्थे ले लिया और एक एक कर उसने काम को निपटाना शुरू किया और इस कदर काज को निपटाया कि उसका मन जो था वहाँ रम गया, कार्य के प्रति सजग हो गया और धीरे धीरे माँ की बातों को भी भूलने लगा। उनके कमरे में अखबार इस तरह पड़ी थी, लगता था कि झाड़ू लगाने का कहीं जगह नहीं था। लेकिन रमन धूल के ढेर की सारी परत को इस तरह समेट दिया, इतना अच्छा से कमरा साफ किया, अखबार को 4 ढेरों में लगा दिया और रद्दी वाले को देना उन्होंने ठीक नहीं। कमरे में उसी तरफ परछत्ती थी, वहाँ पर सारे अखबार को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया। वहीं अखबारों का बड़ा ढेर लगाया। वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा, कपड़ों को देखूं, विवेक भैया के कुछ कपड़े भी गंदे हैं। कुछ कमीज़ कॉलर इस तरह से साफ कर दिया और खूंटी पे टांग दिया। धूल से सफाई करने बाद खूंटी पर लगी धूल साफ की और फिर कपड़े टांग दिए। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, पर विवेक भैया ने रजाई तक बाहर रखी थी। कितना समझदार था रमन। सोचने की बात है कि वह एक दिन में ही अपने गांव से आकर शहर में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहा। एक छोटा बच्चा का कितना अच्छा ख्याल था कि जाड़े की ऋतु खत्म हो गई, अब गर्मी आ गई और भैया ने अभी तक रजाई को बाहर रखा है। ऐसी सब कहानियों को जोड़कर आपको यह संकेत दिया जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में अन्य जवाबदेही की भी ज़रूरत है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो तो खुद समझ जाते हैं। जैसे रमन को वहाँ माँ कहने नहीं गई, भैया ने नहीं कहा कि तुम घर की सफाई करो, फिर भी रमन ने अपनी जवाबदेही को समझकर रूम को इतना अच्छा से सजाया, साफ किया। तो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से सीख दी जा रही है कि आप भी अपने कपड़े को यथास्थान रखें, अपने जूते को यथास्थान रखें और घर में यत्र तत्र पड़े सामान को अपने प्रयास के द्वारा उसे अच्छी तरह सजाने का कोशिश करें। घर आपका है। आप जब अच्छे वातावरण में रहेंगे तो आपके सोच अच्छे होंगे, आपके कार्य अच्छे होंगे और कभी आपको कार्य में धोखा भी नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपको कोई बड़े व्यक्ति किसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं तो उस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ ने कही थी कि तुम जब शहर में रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी समझ जाएगी। तो रमन के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भैया के जैसा अगर हमें समझदार बनना है, कार्यकुशल बनना है, तो हमें दिन प्रतिदिन अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने शुरुआती दौर में ही पहला दिन गुजरा भी नहीं था कि वह अपनी माँ की याद को भुला करके अपने कार्य में लग गया। अतः बच्चों को यह सीख दी गई है कि बच्चे जब घर से अलग होते हैं, छात्रावास में रहते हैं या कहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनका मन विचलित अवश्य होता है। बार बार उन्हें घर की याद आती है। तो आप इससे सीखें कि उस क्षण में आप अगर कोई कार्य में लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपका वह याद भी भूल जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन
पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाता है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने कार्य में लगा के रखना ज़्यादा कारगर होता है। धन्यवाद।